गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने मिडवाइफरी के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्यूरपेरियम। देखिएगा, नॉर्मल प्यूरपेरियम। नॉर्मल प्यूरपेरियम के बारे में आज अपन डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है और उस डिलीवरी हो जाने के बाद में नॉर्मल प्यूरपेरियम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना। तो उसकी आउटलाइन की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। डेफिनेशन प्यूरपेरियम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में अपन इन्वोल्यूशन की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्यूरपेरियम, टाइप्स कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद में प्यूरपेरियम का ड्यूरेशन कितना होता है ना। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। ये पढ़ेंगे। ये अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये जो आप इतना पढ़ेंगे वो पार्ट फर्स्ट के अंदर नॉर्मल प्यूरपेरियम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में पार्ट सेकंड के जो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे लोकिया के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके प्यूरपेरियम का मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट ऑफ प्यूरपेरियम। तो जो प्यूरपेरियम है उसके अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर दो भागों के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो नॉर्मल प्यूरपेरियम है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन्वोल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द प्यूरपेरियम पढ़ेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द प्यूरपेरियम, और उसके बाद में कौन कौन से चेंजेज आते हैं प्यूरपेरियम पीरियड के दौरान, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो करते हैं आज स्टार्ट अपन के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम व्यू के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जिस प्रकार से ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसी प्रकार से यदि बात करें कि डिलीवरी होने के बाद की कंडीशन के अंदर फोर्थ ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये नॉर्मल प्यूरपेरियम पीरियड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्यूरपेरियम पीरियड भी एक डिलीवरी का पार्ट है। आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद में उस कंडीशन के अंदर मदर के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हेडिंग डालिए, डेफिनेशन। इट इज द पीरियड following childbirth which mainly the pelvic organ revert back to pre-pregnant state both anatomically and physiologically at least 6 months, at least 6 week,
दूसरा इन्वोल्यूशन की बात करें, इसके साथ साथ में इन्वोल्यूशन इसकी बात करें, इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज प्रोसेस whereby the genital organ revert back approximately to pre-pregnant स्टेज। देखिए ये डेफिनेशन है। सबसे पहले अपने प्यूपेरियम की बात करते हैं, ठीक है ना। एक प्रॉपर व्यू के अंदर डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिएगा, इट इज द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। ये कौन सा पीरियड है? फॉलोइंग का मतलब देखो यहाँ पे फॉलोइंग आया है ना, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ है ना, बच्चे का डिलीवरी होता है उसके बाद की बात है। और विच मेनली द पेल्विक organ revert back to pre-pregnant state both anatomically and physiologically at least 6 weeks। देखिएगा कि इट इज द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। ये जो कंडीशन है वो चाइल्ड बर्थ की बाद की बात है, डिलीवरी होने की बाद की बात है। विच मेनली द पेल्विक ऑर्गन, जो डिलीवरी होने के बाद में मेनली द पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेज। मतलब कि जो पेल्विक ऑर्गन है वो क्या है, जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज, जो पहले प्री प्रेग्नेंट स्टेज मतलब प्रेगनेंसी होने से पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अंदर उस ऑर्गन का वापस आना, वो भी कौन से, जैसे कि बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल एट लीस्ट द 6 वीक्स। ये हुआ आपका नॉर्मल प्यूपेरियम। एक डेफिनेशन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। यदि एक नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है या प्यूपेरियम क्या होता है, तो प्यूपेरियम एक ऐसी स्टेज है कि डिलीवरी होने के बाद में जो पेल्विक ऑर्गन है वो पेल्विक ऑर्गन के अंदर क्या आया था, चेंजेज आया था। वो चेंजेज जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज मतलब कि जो प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेज आए थे वो वापस रिवर्ट बैक मतलब वापस उसी स्थिति में जो नॉन प्रेग्नेंट है ना, प्री प्रेग्नेंट स्टेज मतलब कि जो प्रेग्नेंट नहीं है लेडी उस स्टेज के अंदर आता है। और वो भी कब तक, ड्यूरेशन की बात करें कि 6 वीक्स, एट लीस्ट द 6 वीक्स तक जो भी पेल्विक ऑर्गन है रिवर्ट बैक हो जाता है और जो किस प्री प्रेग्नेंट स्टेज की जैसी है ना, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्यूपेरियम। देखिएगा कि डिलीवरी होने के बाद में 6 वीक्स तक, ड्यूरेशन कब तक बताया है, 6 वीक, डिलीवरी होने के बाद में 6 वीक तक पेल्विक ऑर्गन है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल रूप से रिवर्ट बैक होना नॉर्मल प्यूपेरियम कहलाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान में बहुत कुछ ऑर्गन जो इनलार्जमेंट होते हैं है ना, तो उस कंडीशन के अंदर सर्विक्स है, यूटरस है, वेजाइना है ना, तो सारे जितने भी पेल्विक ऑर्गन हैं उसका जैसे ही वो इनलार्जमेंट हुए थे वो वापस रिवर्ट बैक एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली एट 6 वीक्स के अंदर जो रिवर्ट बैक हो रहा है, या नॉन प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं है उस कंडीशन के अंदर वापस रिवर्ट बैक होना नॉर्मल प्यूपेरियम कहलाता है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा है इन्वोल्यूशन। देखिएगा इन्वोल्यूशन की बात क्या है, इट इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनिटल ट्रैक्ट ऑर्गन It is the process whereby the genital organ revert back approximately to pre-pregnant state. Only इसमें क्या हुआ है कि जेनिटल ऑर्गन है
ओनली जेनेटल ऑर्गन है उसका रिवर्ट बैक होना या जेनेटल ऑर्गन का नॉन प्रेग्नेंट जैसी लेडी जैसा वापस होना उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है ना। देखिएगा प्यूपेरियम और इन्वोल्यूशन के अंदर क्या फर्क है कि इसमें था कि पेल्विक ऑर्गन का रिवर्ट बैक होना है ना, और वो भी एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल रूप से एटलीस्ट 6 वीक के अंदर, वो होता है नॉर्मल प्यूपेरियम। दूसरा है इन्वोल्यूशन के अंदर क्या है कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनेटल ऑर्गन रिवर्ट बैक अप्रोक्सीमेटली टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ओनली जेनेटल ऑर्गन रहेंगे, ठीक है, तो वो होता है इन्वोल्यूशन। और उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग बोलते ना कि अप्रोक्सली, तो उस कंडीशन के अंदर वो पूरा उस कंडीशन के अंदर वापस रिवर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद में, एक बार कंसीव होने के बाद में जो जैसे ऑर्गन है वो वापस उसी स्टेज के अंदर नहीं आते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग वहाँ तक वापस पहुँच जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यूट्रस के अंदर साइज बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रॉड लिगामेंट्स है ना, उसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है, और उसके बाद में जैसे वापस रिवर्ट बैक होता है तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक जो फिक्स स्टेज है, जो पहले जो स्टेज थी न्यूली पेरा के अंदर जैसा यूट्रस रहता है वैसा यूट्रस नहीं रहेगा, बट अप्रोक्सीमेटली लगभग वहाँ प्री प्रेग्नेंट स्टेज तक वापस रिवर्ट बैक हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अब मेरे हिसाब से आप इनको दोनों डेफिनेशन आपको आई होगी, समझ में आ गया होगा। करें स्टार्ट आगे। तो नॉर्मल प्यूपेरियम है, और ये आपके एग्जाम व्यू के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूपेरियम क्या होता है। उसके अंदर बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी बनेंगे जो अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि डिलीवरी होने के बाद में एक्सपेल आउट ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, मतलब उस डिलीवरी होने के बाद में जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर ये जो पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक हो जाते हैं एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल, उसको बोलते हैं प्यूपेरियम। समझ में आ गया। इन्वोल्यूशन के अंदर ओनली इट इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनेटल ऑर्गन रिवर्ट बैक हो रहा है, वो भी अप्रोक्सीमेटली टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेज आर नोन एज इन्वोल्यूशन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। लगभग बहुत दिनों से बारिश भी हो रही है और बढ़िया सुनहरा मौसम है, और आप सब लोग घर के अंदर भी है, और लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर इस साल तो पूरा साल ही निकल गया घर के अंदर ही। ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना होगा, लिखिएगा ड्यूरेशन के अंदर पीरियड begins soon after placenta expel and end at 6 weeks कोष्टक बंद 42 days of delivery। देखिएगा ड्यूरेशन की बात करें, मैं तो वहाँ पे भी आपका डेफिनेशन के अंदर भी लिखा दिया था एटलीस्ट 6 वीक, है ना। तो पीरियड बिगिन, जो प्यूपेरियम पीरियड है वो पीरियड कब स्टार्ट होता है, बिगिन BEGIN, है ना, BEGIN बिगिन सुन आफ्टर द प्लेसेंटा एक्सपेल। जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हुआ उसके बाद में स्टार्ट होता है, एंड एंड एटलीस्ट
स्टार्ट होता है प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेकर के एंड एट 6 वीक्स, है ना। 6 वीक्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है प्यूपेरियम ड्यूरेशन। यदि डे की बात करें 42 डेज ऑफ डिलीवरी, है ना। मतलब कि प्लेसेंटा एक्सपेल, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन का एक्सपेल आउट होने से बाद से लेकर के 6 वीक्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को अपन बोलेंगे प्यूपेरियम पीरियड, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन के अंदर आता है, ध्यान रखना है कि 6 वीक्स बोल रहा है या 42 डे बोल रहा है ना। तो उस ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना है। एग्जामिनर आपको भ्रमित करने का काम करेगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि 6 वीक्स बोल रहा है या 42 बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्यूरेशन। अब देखते हैं टाइप्स, देखिएगा टाइप्स। टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्यूपेरियम, टाइप्स ऑफ प्यूपेरियम। प्यूपेरियम के कितने टाइप्स है? तो टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट है इमीडिएट प्यूपेरियम, इमीडिएट प्यूपेरियम, ठीक है। इमीडिएट प्यूपेरियम, इमीडिएट प्यूपेरियम, इमीडिएट प्यूपेरियम, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना। 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। उसके अंदर अपन एक एक बात करेंगे। फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होता है, सेकंड टाइप के अंदर क्या होता है और थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है। देखिएगा, इमीडिएट प्यूपेरियम का मतलब इमीडिएट, तुरंत, हाथों हाथ, है ना। जैसे कि डिलीवरी हुआ, उस डिलीवरी से इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है 1 दिन के अंदर। तो लिखिएगा, उसके अंदर है अप टू 24 आवर्स, है ना, या फर्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, अप टू द 24 आवर इज नॉन एज द इमीडिएटली प्यूपेरियम। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वाइटल जो साइन है वो स्टेबल होगा, वाइटल साइन स्टेबल, वाइटल साइन स्टेबल होगा, जिसके अंदर आपका क्या है टीपीआर और बीपी। ये है जो जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ, डिलीवरी हुआ, उस डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 24 आवर के बीच के जो पीरियड होता है उसको इमीडिएट प्यूपेरियम बोलते हैं। उनका ड्यूरेशन की बात करें तो फर्स्ट 24 आवर, है ना। तो उस फर्स्ट 24 आवर के दौरान वाइटल साइन स्टेबल होंगे, है ना, वाइटल साइन स्टेबल होंगे, जिसमें टीपीआर, पल्स और रेस्पिरेशन, है ना, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन और बीपी। तो ये पीरियड होता है, उसको बोलते हैं इमीडिएटली प्यूपेरियम। उसके बाद में अर्ली प्यूपेरियम, दूसरा है अर्ली प्यूपेरियम, अर्ली प्यूपेरियम। देखिएगा, अर्ली प्यूपेरियम किसको बोलते हैं। अर्ली प्यूपेरियम के अंदर क्या होता है, अप टू 7 डेज या 1 वीक, 1 वीक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियम, है ना, अर्ली प्यूपेरियम। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर यूटरस है, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स, इसका क्या होगा रिवर्ट बैक। देखिएगा, इमीडिएटली मतलब हाथों हाथ, तुरंत। और प्यूपेरियम का मतलब है कि डिलीवरी होने के बाद में जो पेल्विक ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन है, रिवर्ट बैक होना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज या प्री प्रेग्नेंट स्टेज के जैसा, है ना। तो उस कंडीशन में इमीडिएटली जो प्यूपेरियम है उस कंडीशन के अंदर टाइम ड्यूरेशन हुआ 24 आवर हुआ। उसके बाद में उसमें क्या होगा, वाइटल साइन स्टेबल होगा, ओनली वाइटल साइंस स्टेबल होगा या वाइटल साइंस स्टेबल होगा। उसके बाद में मान लीजिए वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, वो स्टेबल नहीं होंगे, है ना, वो रिवर्ट बैक नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट इमीडिएटली हाथों हाथ नहीं होता है ना, होगा कुछ हद तक हो सकता है, बट फर्स्ट 24 के अंदर वाइटल साइन स्टेबल होगा
दूसरा है अर्ली प्यूपेरियम जिसने अप टू द 7 डेज, है ना, या 1 वीक। तो उस कंडीशन के अंदर यूट्रस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, वो क्या होगा, रिवर्ट बैक होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर के अंदर थर्ड टाइप्स है, वो है रिमोट प्यूपेरियम। रिमोट प्यूपेरियम, रिमोट का मतलब लेट, है ना। तो लेट कब है कि रिमोट प्यूपेरियम का कब होगा, आफ्टर 7 डेज टू 6 वीक्स, है ना, 6 वीक्स तक। देखो यहाँ पे रिमोट प्यूपेरियम लिखा हुआ है, रिमोट मतलब लेट प्यूपेरियम की मतलब है 7 दिन से लेकर के 6 वीक्स के ड्यूरेशन के बीच को जो बोलते हैं उसको रिमोट प्यूपेरियम बोलते हैं। और उस कंडीशन के अंदर क्या रिवर्ट बैक होगा, उस कंडीशन के अंदर यूटेरस सर्विक्स वेजाइना ये होगा, ठीक है ना। यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना का रिवर्ट बैक होगा, मतलब पुनः अपनी जो पुनरावस्था के अंदर आएगा। तो इसके अंदर देखिएगा अर्ली प्यूपेरियम और रिमोट प्यूपेरियम के अंदर मैंने लिखाया है, इसके अंदर भी वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस लिखाया है, इसके अंदर भी वेजाइना, यूट्रस और सर्विक्स लिखाया है। इसके अंदर डिफरेंस इतना ही है कि ये है जो स्लोली धीरे धीरे वो रिवर्ट बैक होगा, है ना, और ये होगा धीरे धीरे, है ना, सॉरी ये होगा फास्टली। यदि फास्टली मतलब ये यदि इस 7 डेज के अंदर रिवर्ट बैक हो रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत फास्ट काम हो रहा है। वापस फ्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर जो रिवर्ट बैक ऑर्गन हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो उस कंडीशन की बात करते हैं कि यूट्रस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, अपना रिवर्ट बैक हो रहा है, पुनः उसी अवस्था में आ रहा है, तो वो क्या कंडीशन है, फास्टली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियम। मतलब जल्दी उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर वापस रिवर्ट बैक ऑर्गन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स है, रिवर्ट बैक फास्टली हो रहा है और तो उसको बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियम। और कितना दिन की बात करें तो 7 डेज, ठीक है। उसके बाद में है रिमोट प्यूपेरियम, लेट वाला, उसके अंदर भी यूट्रस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, वो क्या हो रहा है, रिवर्ट बैक हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, स्लोली धीरे धीरे रिवर्ट बैक हो रहा है, रिवर्ट बैक। इसमें लिखा हुआ है अप टू 6 वीक्स, है ना, अप टू 6 वीक्स, हाँ 6 वीक्स तक, मतलब 42 डेज तक रिवर्ट बैक अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज की कंडीशन के अंदर आते हैं जो ऑर्गन, तो ये है रिमोट। तो ये हो गया आपका टाइप्स के अंदर, टाइप फर्स्ट इमीडिएटली प्यूपेरियम, टाइप सेकंड अर्ली प्यूपेरियम, टाइप थर्ड रिमोट प्यूपेरियम। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया 7 डेज और ये हो गया 42 डेज। हो गया क्लियर, इंडिकेशन आ रहा है कि किसके अंदर क्या है। इसके अंदर ओनली वाइटल साइंस स्टेबल होंगे, इसके अंदर तीनों ही स्टेबल होंगे, बट क्या होगा, बहुत फास्टली हो रहा है। और यदि यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स स्लोली धीरे धीरे रिवर्ट बैक आ रहे हैं तो उसको ये होगा रिमोट प्यूपेरियम। तो ये अपना हो गया टाइप्स। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेज इन द प्यूपेरियम पीरियड। समझ में आ गया सब लोगों को? कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है, यदि आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे YouTube पे जाकर के कमेंट्स के अंदर लिखिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और हमेशा पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत है। क्लियरिटी, ड्यूरेशन, है ना, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यदि आप एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हो या एक आप टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो या आप घर वालों को दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस वे से पढ़ रहे हो। यहाँ पे हॉस्टल के अंदर आप आराम से रहते थे, कोई देखने वाला नहीं था, है ना, बट अभी घर पे देखने वाले हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सिटिंग पोजीशन के अंदर पढ़ना है और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है। और ये जिंदगी के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं,
ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं पे भी काम करोगे या प्राइवेट में काम करोगे, गवर्नमेंट के अंदर काम करोगे, बट नॉलेज आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी यदि पूछता है कि प्यूपेरियन का डेफिनेशन क्या है, इन्वोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इनका ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है ना, कितने टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इमीडिएटली, अर्ली और रिमोट के अंदर कौन कौन से दिन आते हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेज ड्यूरिंग puerperium। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूपेरियम, ठीक है ना, उसकी बात अपन करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं यूटरस। देखिएगा, यूटरस के अंदर नॉन प्रेग्नेंट जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस कंडीशन के अंदर यूटरस की साइज क्या थी, और उसके बाद में प्रेगनेंसी के दौरान साइज क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात में करते हैं लेंथ की। लेंथ कितना होता है नॉन प्रेग्नेंट की स्टेज के अंदर? 7.5 सेंटीमीटर। सब लोग जानते हो। विडनेस होता है, मोटाई कितना होता है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में है वेट, WEIGHT, वेट होता है 60 ग्राम। देखिएगा है। उसके बाद में प्रेगनेंसी के दौरान जो लेंथ हो जाती है वो कितना हो जाती है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या होता है जो विड्थ है वो कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना हो जाता है 7.5 सेंटीमीटर। और जो वेट कितना हो जाता है 1 ग्राम या 1 केजी। 1 ग्राम या 1 केजी। तो ये होता है यूट्रस के अंदर यूट्रस की कंडीशन। देखिएगा, सबसे पहले प्यूपेरियम पीरियड की बात करते हैं। यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान यदि लेंथ की बात करते हैं, यूट्रस की लेंथ की बात करते हैं तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में विड्थ की बात करते हैं तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं थिकनेस की बात, है ना, थिकनेस की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और वजन की बात करते हैं तो 1000 ग्राम हो जाता है। ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और नॉन प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 इंटू 60 ग्राम। तो यूट्रस है जो प्रेगनेंसी के दौरान ये साइज रहती है, उस कंडीशन के अंदर रिवर्ट बैक होता है तो ये कंडीशन आती है ना। रिवर्ट बैक होगा तो ये कंडीशन आएगी। तो यूट्रस के अंदर ये फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी के बाद में डिलीवरी के कंडीशन से ये क्राइटेरिया था। और रिवर्ट बैक जो होगा, रिवर्ट बैक ऑफ यूट्रस होगा, उस कंडीशन के अंदर वापस नॉन प्रेगनेंसी या नॉन प्रेग्नेंट या प्री स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी की कंडीशन आएगी। तो इस स्टेज के अंदर आएगा ड्यूरिंग द 6 वीक्स।
है ना। तो ये हो गया यूट्रस के अंदर फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 7.5 ये होगी लेंथ, ये होगी आपका विड्थ, ये होगी अपना थिकनेस, और थिकनेस को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइट, है ना, प्लेसेंटल साइट, प्लेसेंटल साइट, प्लेसेंटल साइड थिकनेस हो जाता है 2.5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये रिवर्ट बैक आते हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अंदर बहुत सारी और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बात करते हैं। देखिएगा ये इतना हो गया, करें आगे स्टार्ट। देखिएगा यूट्रस के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूट्रस आफ्टर भैया समझ में आ रहा है सब? समझ रहे हैं। ठीक, गुड। यूट्रस आफ्टर 24 आवर्स immediately umbilicus and symphysis के बीच आ जाता है ना, आ जाता है। फर्स्ट 24 के अंदर ये इस कंडीशन के अंदर यूट्रस आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में है फंडल हाइट डिक्रीज डेली 1 सेंटीमीटर, फंडल हाइट डिक्रीज डेली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यूट्रस के अंदर फंडस भैया मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आ रही है, थोड़ा सा इधर घुमा दो, है ना। ऊपर नहीं होगा, नहीं, इसको या तो नीचे यहाँ पे कुछ दे दो ताकि वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। कपाल पे पसीना आ रहा है। हाँ, फंडस नॉट पाल्पेट, नॉट नहीं चेयर पे नहीं, फंडल नॉट पाल्पेट एब्डोमिनली आफ्टर, नहीं आप छोड़ दीजिए भैया, इसमें मेरा कैमरा खराब हो जाएगा, वो हिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एनाटॉमिकली आफ्टर 10 days and become pelvic organ in second week of delivery, second week of delivery। हाँ अब ठीक है, second week of delivery, बट ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा रीजेनरेशन ऑफ endometrium takes 16 days, but placental site takes 6 weeks। ये हो गया आपने यूट्रस के बारे में बेसिक जानकारी। देखिए एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर बात कर रहे थे, तो अपने यूट्रस की बात कर रहे थे। यूट्रस की साइज, लेंथ, विड्थ और वेट की बात किया था। उसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट जो
लाइन है, यूट्रस आफ्टर द 24 आवर इमीडिएटली, यूट्रस है जो 24 आवर के बाद में वो किसके बीच में आ जाता है, अम्बिलिकस एंड सिंपाइसिस के बीच में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में फर्स्ट 24 आवर के अंदर 24 घंटे के अंदर वो अम्बिलिकस और जो सिंपाइसिस है उसके बीच में आ जाता है ना। तो वो धीरे धीरे उसके बाद में धीरे धीरे वापस रिवर्ट बैक होने लगेगा, बट फर्स्ट 24 आवर के अंदर ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद में फंडल हाइट की बात करें, फंडल हाइट डिक्रीज डेली 1 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी होने के बाद में फंडल हाइट कितना डिक्रीज होता है, वो 1 सेंटीमीटर हमेशा होता रहेगा। उसके बाद में फंडस नॉट पाल्पेट एब्डोमिनली आफ्टर द 10 days एंड बिकम द पेल्विक ऑर्गन इन द सेकेंड वीक्स ऑफ द डिलीवरी। आपने देखा होगा कि सेकेंड वीक के बाद में जो यूट्रस होता है वो कैसा हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फंडस नॉट पाल्पेट एनाटोमिकली आफ्टर द 10 days। इंपॉर्टेंट है कि कब एब्डोमिनली जो यूट्रस कहलाएगा, अब कब पेल्विक ऑर्गन यूट्रस कहलाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर द 2 weeks, 2 वीक्स के बाद में, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 2 वीक के बाद में क्या होगा, यूट्रस है वो किस में आ जाएगा, एब्डोमिनली ऑर्गन कहलाएगा, है ना। और उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में 10 days बोल दो या सेकेंड वीक्स ऑफ द डिलीवरी के दूसरा वीक्स के अंदर वो किस ऑर्गन में आ जाएगा, पेल्विक ऑर्गन के अंदर आ जाएगा। मतलब कि जो पहले एब्डोमिनली था वो क्या आ रहा है, पेल्विक ऑर्गन के रूप में वापस आ रहा है फ्री स्टेज के अंदर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकली चेंजेज हो रहे हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। देखिए रीजनरेशन मतलब वापस जो रीजनरेट हो रहा है एंडोमेट्रियम टेक्स 16 वीक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 16 दिन के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो वापस 16 दिन के अंदर आ जाएगा। बट प्लेसेंटल साइट टेक्स 6 वीक्स। जो प्लेसेंटा है उस प्लेसेंटा की साइड पे जो प्लेसेंटा वहां से निकला है और वहां से जो आया है उस जगह पे जो स्कार बना हुआ था उस जगह को भरने के लिए वापस रिवर्ट बैक आने में कितना टाइम लगेगा, 6 वीक्स लगेगा, ठीक है ना। तो रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम बोलता है कि एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन कब होगा, तो वो होगा 16 डेज के अंदर। बट जो प्लेसेंटल साइड का जो रीजनरेशन होगा वह रिवर्ट बैक होगा, वो उसे प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर वो आएगा। वो कब आएगा, 6 वीक के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ही जो 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन है वो एक नॉर्मल पीरियड के अंदर काउंट किया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एंडोमेट्रियम की बात हो रही है या प्लेसेंटल साइड की बात हो रही है ना। और उसके बाद में फंडस एब्डोमिनली कब आ रहा है और पेल्विक ऑर्गन कब आ रहा है, उसके बारे में कितना जो सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है फंडल हाइट उसके बीच में, और इमीडिएटली जो यूट्रस है वो अम्बिलिकस और सिंपाइसिस प्यूबिस के बीच में कब आता है, फर्स्ट 24 आवर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये है अपने यूट्रस की बात। अब स्टार्ट करते हैं सर्विक्स। देखो दूसरा है, पहले यूट्रस हो गया, दूसरा है सर्विक्स। सर्विक्स की बात करें, द सर्विक्स आल्सो रिवर्ट to a non-pregnant stage, state, but it never return to the nulliferum.
न्यूलीफेरस स्टेट बाय द इसके बाद में लिखिएगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द external OS closes such that a finger cannot be easily introduced देखिएगा अपन बात कर रहे हैं सर्विक्स की। सर्विक्स द सर्विक्स आल्सो द रिवर्ट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। सर्विक्स भी रिवर्ट बैक हो जाता है अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर वापस रिवर्ट बैक होता है। बट यहाँ पे देखिएगा बट लिखा हुआ है, बट इट नेवर रिटर्न टू द न्यूलीफेरा स्टेज। मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की थी, है ना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज मतलब कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उस स्टेज के अंदर यदि सर्विस की बात करें तो वो कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। बाय द तो न्यूलीफेरा है ना, न्यूलीफेरस, तो उस कंडीशन के अंदर नहीं आएगी। रिवर्ट बैक तो होगा बट सर्विस का न्यूलीफेरा के अंदर जो सर्विस का इंटरनल ओएस एक्सटर्नल ओएस था जितना क्लोज था वो इतना क्लोज नहीं रहेगा। बट इसके बाद में लिखा है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक मतलब 7 डेज के अंदर द एक्सटर्नल ओएस क्लोज, है ना। देखिएगा एक्सटर्नल ओएस है वो क्लोज होगा 7 डेज के अंदर, है ना। सर्विस का जो इंटरनल ओएस होता है और एक्सटर्नल ओएस होता है वो 7 डेज के अंदर क्या होगा, क्लोजेज हो जाएगा। सच दैट ए फिंगर कैन नॉट बी इजीली इंट्रोड्यूस। जो सर्विस के अंदर जो फिंगर है वो फिंगर इजीली एंटर नहीं हो पाएगी। एक्सटर्नल ओएस की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब कि रिवर्ट बैक तो हो रहा है बट 7 डेज के अंदर एक्सटर्नल ओएस है वो बंद हो रहा है ना। बट ओनली टिप ऑफ द फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं सर्विस के अंदर। 1 वीक्स के अंदर क्लोज हो जाएगा बट ओनली टिप ऑफ द फिंगर वो इंसर्ट करवा सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि ए फिंगर कैन नॉट बी इजीली इंट्रोड्यूस, है ना, फिंगर है वो अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब क्लोज हो जाता है। बट जो एक्सटर्नल ओएस है, एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स वो न्यूलीफेरा स्टेज के अंदर जैसा नहीं आता है ना, न्यूलीफेरा स्टेज जैसा नहीं आता है, जैसी कंडीशन नहीं होगी। मतलब जो इंटरनल ओएस है सर्विक्स का, जो इंटरनल ओएस है तो उस इंटरनल ओएस के अंदर क्या होगा कि वो लूज रहेगा, है ना। जो वर्जिन कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर वो नहीं आ पाएगा। तो इसमें लिखा है कि सर्विस का एक्सटर्नल जो ओएस है वो क्लोज हो जाएगा, ओनली 7 डेज के बाद में टिप ऑफ द फिंगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और डायरेक्ट फिंगर इंसर्ट आगे नहीं कर सकते। बट इंटरनल ओएस है वो नेवर रिवर्ट बैक इन द न्यूलीफेरा कंडीशन। तो ये है जो इंटरनल ओएस है वो थोड़ा लूज रहेगा। तो ये है सर्विस के अंदर चेंजेस। उसके बाद में आप बात करते हैं वेजाइना। अपने यूट्रस का बात किया है, उसके बाद में अपन बात करेंगे सर्विक्स का बात कर लिया, उसके बाद में अभी नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइना। 3rd नंबर वेजाइना। देखो वेजाइना के अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं। द वेजाइना आल्सो लिखिएगा, द वेजाइना
also regresses but does not completely return to its pre-pregnant state या प्री प्रेग्नेंट साइज, है ना, प्री प्रेग्नेंट साइज लिख दीजिए, उसमें रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा। देखो वेजेना की कंडीशन क्या है, द वेजेना आल्सो रिग्रेस बट इट, यहाँ पे लिख दीजिएगा इट डज नॉट कंप्लीटली रिटर्न टू इट्स प्री प्रेग्नेंट साइज, है ना, वेजेना भी वापस रिवर्ट बैक में हो रहा है ना, बट जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज है उस कंडीशन के अंदर पूरा रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन के अंदर भी थोड़ा लूज रहेगा, है ना। ये मेरे कहने का बात ये है कि जैसे ही वेजेना के अंदर स्ट्रेस पड़ता है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, है ना, लिगामेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है, और जैसे ही स्ट्रेस आएगा तो वापस होता है तो उस कंडीशन के अंदर वो उस कंडीशन के अंदर नहीं आ पाएगा जो न्यूलीफेरा के अंदर था, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जैसे आपने देखा होगा यूट्रस की बात करते हैं, देखो यूट्रस की बात किया है, यूट्रस के अंदर क्या है, मान लीजिए एक बैलून है, बैलून गुब्बारा है, उस गुब्बारा के अंदर हवा भरते हैं, हवा भरते तो वो फूल जाता है, और उसके बाद में जैसे हवा निकालते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो फ्लॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जिस प्रकार से वो जैसे फुलाया है गुब्बारा, तो उस कंडीशन के अंदर उसके जो लेयर है उस लेयर के अंदर क्या है, ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, और उस लिगामेंट के अंदर स्ट्रेस आएंगे, और स्ट्रेस आने की वजह से वो थोड़ा लूज हो जाएगा, जैसे वापस उसी स्टेज में हवा निकालते हैं वो फ्लॉप हो जाएगा, और फ्लॉप होने के बाद में क्या होगा, वो उस स्टेज में नहीं रहेगा जो पहले स्टेज में था। तो यही कंडीशन है यूट्रस का, वेजाइना का और सर्विक्स का, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ब्रेस्ट के अंदर जो फर्स्ट और सेकेंड डेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड डे नो चेंजेस, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर कोलेस्ट्रम है, उस कोलेस्ट्रम का फॉर्मेशन पहले से ही हो रखा होता है ना। कोलेस्ट्रॉल का क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रम, तो उसका फॉर्मेशन तो पहले से ही स्टार्ट होता है ना, फॉर्मेशन। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट और सेकेंड डे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं मिलता है ना। फर्स्ट और सेकेंड डे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे लैक्टेशन की बात करें, लैक्टेशन है ना, तो लैक्टेशन के अंदर चेंजेज मिलेंगे, लैक्टेशन के अंदर चेंजेज देखने को मिलेंगे, चेंजेज इन द लैक्टेशन बेस्ड ऑन द, इसके अंदर लैक्टेशन के अंदर चेंजेज मिलेंगे, चेंजेज 4 स्टेज के अंदर, 4 स्टेज के अंदर लैक्टेशन के अंदर चेंजेज मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं 4 स्टेज लैक्टेशन के अंदर क्या क्या है। लैक्टेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब दूध पिलाना, है ना, लैक्टेशन की कंडीशन। तो उस कंडीशन के अंदर जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस कंडीशन के अंदर 4 फेज के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिएगा फर्स्ट फेजेज का क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसको बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म के अंदर बोलेंगे मेमोजेनेसिस, मतलब प्रिपेयर ऑफ द ब्रेस्ट का क्या है, प्रिपेयर होना, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म के अंदर बोलते हैं मेमोजेनेसिस। फर्स्ट, सेकंड
सेकेंड क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, उसको ब्रेस्ट एंड एल्वियोलाई नॉन एज, मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। उसके बाद में थर्ड है इजेक्शन ऑफ मिल्क नॉन एज गैलेक्टोकाइनेसिस। उसके बाद में फोर्थ नंबर के अंदर है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर बोलेंगे गैलेक्टोपोइसिस। ये लैक्टेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का फर्स्ट टाइम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड डे के अंदर नो चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम का सीक्रेशन या फॉर्मेशन पहले से ही हो रखा होता है ना। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का फर्स्ट और सेकंड डेज के अंदर चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा होता है। और उसके बाद में चेंजेस आते हैं लैक्टेशन के अंदर। लैक्टेशन के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है वो कितनी स्टेज के अंदर देखने को मिल रहा है, 4 स्टेज के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट को तैयार करना है ना। तो उस कंडीशन के अंदर लैक्टेशन के अंदर ब्रेस्ट तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो उसको एक मेडिकल टर्म के अंदर बोलेंगे मेमोजेनेसिस, है ना। मेमो इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट, है ना, और जेनेसिस है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट, उस कंडीशन को बोलेंगे मेमोजेनेसिस। दूसरा है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड एल्यूलाई, जो मेडिकल टर्म के अंदर बोलेंगे लैक्टोजेनेसिस, है ना। तो ये हो गया लैक्टोजेनेसिस। उसके बाद में है इजेक्शन ऑफ मिल्क, है ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क का इजेक्युलेशन होना, निकलना, उसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। और उसके बाद में स्टेज है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क का मेंटेनेंस होना, जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में वापस मेंटेन करना, उसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। देखिएगा ये लैक्टेशन के दौरान जो ये 4 टाइप के चेंजेज आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा एक तो मेमोजेनेसिस हो रहा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लैक्टोजेनेसिस है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, गैलेक्टोकाइनेसिस हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद में गैलेक्टोपोइसिस है, मतलब मेंटेनेंस हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम व्यू के थ्रू आपका ये आ सकता है कि गैलेक्टोकाइनेसिस आर नॉन एज, है ना, गैलेक्टोकाइनेसिस या गैलेक्टोजेनेसिस। देखो गैलेक्टोकाइनेसिस इसका मतलब है इजेक्युलेशन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसके बाद में ये 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसके एक राइट करना होगा, है ना। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो प्यूपेरियम पीरियड के अंदर जो लैक्टेशन है उसके अंदर कितना चेंजेज आ रहा है और किस वर्ड को किस मेडिकल टर्म से जानते हैं उसके बारे में, है ना। तो मेमोजेनेसिस हो गया और लैक्टोजेनेसिस हो गया, गैलेक्टोकाइनेसिस हो गया और गैलेक्टोपोइसिस हो गया। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। ओके, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ओवेरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि किस कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। करते हैं स्टार्ट।
ओवरीज के अंदर लिखिएगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरीज, इसके अंदर लिखिए नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरीज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल, हाईली क्या होता है, वेरिएबल, एंड इज ग्रेटर influenced by breastfeeding of the infant। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट तीर का निशान लगा करके, है ना, तीर का निशान लगा करके लिखिएगा द हु डज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग में ovulate as early as 27 days after delivery। नेक्स्ट लिखिएगा mostly women return menstrual period by 12 week the menses time for first menses is 7 to 9 weeks। ठीक है, देखिएगा मेंसेज की बात करते हैं। मेंसेज 12 to 36 वीक्स, 12 to 30 वीक्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहा है वो उसके अंदर 8 to 16 वीक्स नॉन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर है। देखिएगा ओवरीज की बात करते हैं। आ रहा समझ में? सब आराम से अच्छे से पहले लिख लीजिएगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में समझाते हैं बाद में। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओवरीज की बात करें तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ओवरीज हाईली वेरिएबल। नॉर्मल जो फंक्शन के लिए हाईली वेरिएबल होती है, बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, और इज ग्रेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट, है ना। बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ओवरीज क्या है, हाईली वेरिएबल देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ओवरीज का काम क्या करना, ओव्यूलेशन करवाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाना, यही तो काम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा ये हाईली वेरिएबल होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट। जब बच्चे को फीडिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हाईली वेरिएबल होती है। अब आगे देखिएगा
हु डज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है उस कंडीशन के अंदर में ओवुलेट एज अर्ली एज 27 डेज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ओवुलेशन कब आ जाएगा, 27 डेज के अंदर ओवुलेशन आ सकता है। आफ्टर द डिलीवरी के 27 डेज के अंदर ओवुलेशन आ सकता है। कौन सा पर्सन, हु डज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, उस कंडीशन के अंदर अर्ली कंडीशन के अंदर जो ओवुलेशन होगा वो 27 डेज के अंदर हो सकता है ना। उसके बाद में मोस्टली वुमेन रिटर्न द मेंस्ट्रुअल पीरियड बाय द 12 वीक ऑफ द मेंसेज, टाइम फॉर द फर्स्ट मेंसेज इज 7 to 9 वीक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वुमेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो 12 वीक्स के अंदर हो जाता है, मतलब तीसरे महीने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। मोस्टली जो वुमेन्स है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो होता है 3 महीने के अंदर हो जाता है ना। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए 12 वीक्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक और भी मैंने लिखाया है, द फर्स्ट मेंसेज इज 7 to 9 वीक्स के अंदर। मोस्टली जो होती है, मोस्टली जो होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने वीक्स के अंदर रिवर्ट बैक होगा, 12 वीक्स के अंदर हो जाएगा। बट यदि फर्स्ट किन्हीं लोगों को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो रेंज की बात कर रहे हैं कि 7 to 9 वीक्स के अंदर भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखी है, एक ही लाइन के अंदर 2 बातें लिखी है कि मोस्टली वुमेन रिटर्न मेंस्ट्रुअल पीरियड बाय द 12 वीक्स ऑफ द मेंसेज टाइम और फॉर फर्स्ट मेंसेज इज 7 to 9 वीक, है ना। तो 2 बातें हैं कि यदि 12 वीक्स के अंदर भी आ सकता है मोस्टली लोगों के अंदर, बट यदि एक रेंज की बात करें तो 7 to 9 वीक्स के अंदर होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भी मैंने आपको एक मेंसेज की बात की है कि जो पर्सन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके अंदर क्या आ रहा है, 12 to 37 वीक्स आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने आपको ओवुलेशन की बात किया था। देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो 12 to 36 वीक्स के बीच में आएगा। यदि जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है उस मदर के अंदर 8 to 16 वीक्स के अंदर आएगा, है ना। तो मैंने आपको कितना लिखवाया, ये 7 से 9 वीक्स लिखवाया हुआ है, तो यही है 8 to 16 वीक्स, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर उसकी बात हो रही है, या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर की बात हो रही है, या एक रेंज की बात कर रहे हैं, या एक मोस्टली जो वुमेन है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? देखिएगा ये देखो ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन कब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से फर्स्ट 14 डेज, है ना। तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले स्टार्ट होगा तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ओवुलेशन किसको बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से बिफोर प्रायर द 14 डेज, तो उसका मतलब है कि ओवुलेशन पहले आएगा और उसके बाद में क्या होगा, मेंसेज आएंगे, ठीक है ना। तो ये था ओवरीज के बारे में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन ओवरीज। उसके बाद में पल्स रेट है, फ्लूइड है, पल्स रेट भी बढ़ेगा, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड डे के अंदर फर्स्ट पल्स रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। पल्स रेट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा फर्स्ट एंड सेकंड डे, 1-2 दिन के लिए पल्स रेट इंक्रीज होगा। उसके बाद में टेम्परेचर भी क्या होगा, 0.5 डिग्री क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। डिलीवरी के दौरान 0.5% हो सकता है, आफ्टर डिलीवरी प्रीपेरियम पीरियड के दौरान इतना टेम्परेचर हो सकता है। दूसरा है फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड की कमी होगी कि नहीं होगी। तो उस कंडीशन के अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे। तो आज अपन का जो प्यूपेरियम पीरियड है उसका अपने डेफिनेशन पढ़ा, इन्वोल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द प्यूपेरियम कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है वो बात पढ़ी, उसके बाद में टाइप्स पढ़े, उसके बाद में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज पढ़े, और उसके बाद में जो ये यूट्रस है, वेजिना है, सर्विक्स है, ओवरीज है, इसके बारे में अपन पढ़े। तो धन्यवाद, आज अपन का इतना ही। और नेक्स्ट जो अपन टाइप सेकंड के अंदर पढ़ेंगे वो लोकिया पढ़ेंगे और मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।